हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर में जानेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन के दो लॉज होते हैं मेनली। तो पहला होता है लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जब आप यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में कि यहाँ पर हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं और वो आपस में कांटेक्ट में हो और उनके बीच में यदि मोशन ना हो तो वहां पर जो फ्रिक्शन कहलाता है वो फ्रिक्शन होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि दो बॉडीज के बीच में मोशन नहीं होता तब फ्रिक्शन स्टैटिक होता है। और यदि ये बॉडी फोर्स के कारण, ये जो पुशिंग फोर्स लग रहा है इसके कारण क्या हो रही है, मूव हो रही है और दोनों बॉडी के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, तो वहां पर फ्रिक्शन कैसा होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन होगा। कैसा होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन होगा। यदि आपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप त्रिशक्ति एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन दो प्रकार से है, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता। और लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन जिसमें हम बात करेंगे तो इसमें डायनेमिक फ्रिक्शन जो है उसमें क्या होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो तब आता है जब दो बॉडीज क्या हो, मोशन में हो, रिलेटिव मोशन में हो। तो ये हो गया फ्रिक्शन, मैंने आपको बताया फ्रिक्शन क्या है। तो अब आप जानेंगे लॉज क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन के और लॉज क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन के। तो आप यहाँ पर देखिए, इस जो स्लाइड है इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए पहला, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, यानी जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी फ्रिक्शन की वो हमेशा अपोजिट होगी टू दी डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव और टेंड टू मूव। यानी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉडी, आप देखिए बॉडी फर्स्ट है और ये बॉडी यहाँ पर क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो आप देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, फोर्स की। तो देखिए ये फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं करती, टेंड टू मूव होती है, यानी मूव करने वाली होती है पर मूव नहीं करती। इसका मतलब है कि जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर पहला वर्ड आया, इसको समझिए। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो। यानी जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इसको मैं FL से इसको शो करता हूँ बाय यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये देखिए R में इसको शो करता हूँ, वो क्या करता है, कांस्टेंट रेशियो बियर करता है जिसे आप कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आप इसे म्यू से डिनोट करते हैं। आप इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट होंगी तो वो एक रेशियो को बियर करेंगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देखिए कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब बॉडी मूव करने वाली होती है, बिल्कुल बॉडी टेंड टू मूव होने वाली है, यानी फोर्स आप इतना लगा रहे हैं कि अब बस बॉडी अगले क्षण मूव करने वाली, तो उससे पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बॉडी पर लगता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बॉडी पर लगता है, जो उस बॉडी को मूव नहीं होने देता, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसे आप कहेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन N, या आप इसे R भी कह सकते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये आपको ध्यान देना है कि सेकंड पॉइंट ये है लॉज ऑफ फ्रिक्शन का कि जो रेशियो होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, कांस्टेंट रेशियो को बियर करता है, उसे आप कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टेक्ट। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया का, एरिया से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। फोर्थ आप यहाँ पर देखिए, फोर्थ कहता है द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी देखिए यहाँ पर ये दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में है
तो इनका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए मैं लिखता हूँ एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि जो उनके बीच में जो सरफेस कांटेक्ट है, यहाँ पर आप देखिए जो इनके बीच में सरफेस कांटेक्ट है उसका नेचर किस प्रकार का। यदि वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा, और रफ है तो फ्रिक्शन अधिक होगा। यानी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वो किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेचर से अर्थ है कि वो रफ है या स्मूथ है, इस पर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये 4 लॉज हो गए आपके लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है फोर्स की। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर आप देखिए रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर आप देखिए लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो अनुपात होता है उसको आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है एरिया से जो कांटेक्ट में है, वो एरिया कितना भी बड़ा छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रिक्शन पर। फोर्थ पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आखिरकार किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी जो सरफेस कांटेक्ट में है उस पर वो क्या करेगी, निर्भर करेगी, या वो रफ है या स्मूथ है उस हिसाब से फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। सेकंड है लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। आप यहाँ पर देखिए लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया डायनेमिक, डायनेमिक का अर्थ है मोशन, यानी जब भी बॉडी मोशन में होगी तो उस पर जो फ्रिक्शन कैरी कर रहा है उसे आप कहेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो मैग्नीट्यूड होता है डायनेमिक फ्रिक्शन का वो लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देखिए जब तक ये बॉडी रेस्ट पर थी, अभी आप इसमें क्या करें, ये बॉडी रेस्ट में है तो इस बॉडी में अधिक फ्रिक्शन लग रहा है। कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, मोर फ्रिक्शन लग रहा है एज कम्पेयर टू जब वो मोशन में होगी। बिकॉज जब आपकी फोर्स अधिक हो जाएगी, मैंने आपको बताया है कि जब आपकी जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक हो जाए तब बॉडी मूव करेगी। इसका अर्थ है कि जब डायनेमिक फ्रिक्शन होगा तो वो किससे कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन के समय क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो फोर्स जो बॉडी पर लग रही है उससे अधिक होती है, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर पाती। तो आप यहाँ पर ये देखिए, पहला पॉइंट ये समझाना चाहता हूं मैं आपको कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों, क्योंकि जब बॉडी आप देखिए, जब भी कोई बॉडी आपके रेस्ट में रहती है, कोई भी बॉडी, यहाँ पर आप ये लीजिए बॉक्स है, ये भी रेस्ट में है, ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कार्य करेगा। परंतु जब बॉडी कैसा हो, मोशन में हो, जब बॉडी मोशन में हो तो वहां पर क्या होगा कि अब बॉडी ने वो फोर्स प्राप्त कर लिया कि जिससे वो निरंतर मोशन करते रहे, फ्रिक्शन को उसने पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए बॉडी मूव करेगी डायनेमिक फ्रिक्शन के केस में। बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, वो फोर्स से अधिक होता है, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर पाती। इसलिए स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो अधिक होता है देन डायनेमिक फ्रिक्शन। पेपर में पूछा जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन का वो कैसा होता है, तो लेस देन आप लिखेंगे, और लिखेंगे यदि इसका उल्टा आ जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो आप लिखेंगे मोर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। ये आपको मैंने अभी समझा दिया विद एग्जाम्पल। इसमें भी सेम चीज होगी कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो रेशियो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट सेम है। थर्ड पॉइंट भी सेम है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होती है एरिया के, वो क्षेत्रफल के इंडिपेंडेंट होती है, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है। अब आप देखिए जो लास्ट पॉइंट है इसका कि द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज एनी स्पीड ऑफ बॉडीज, यानी इन, यहाँ पर आएगा इन, यहाँ पर आएगा इन। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बॉडी क्या करती है, वेलोसिटी में होती है, कैसे होती है, वेलोसिटी में होती है, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ बॉडी, यानी जब भी किसी बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि स्पीड कब बढ़ती है बॉडी की, जब फोर्स इंक्रीज होता है। यहाँ पर आप देखिए स्पीड कब बढ़ेगी किसी भी गाड़ी की, ऑटोमोबाइल की या किसी भी बॉक्स की जिसे आप खींच रहे हैं, जब आप उसे फोर्स इंक्रीज कर देंगे, जब आप इस बॉडी पे फोर्स अधिक लगाना शुरू कर देंगे तो इसकी बॉडी की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर फ्रिक्शन जो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। ये आपको
ध्यान में रखना है। तो यही थे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें मैंने आपको दो प्रकार के लॉज बताए, एक स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए और एक डायनेमिक फ्रिक्शन के लिए। ये दोनों जो है लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन आपसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल and you can also follow us on Trisakti Academy Facebook and Trisakti Academy Instagram 03. Thank you very much.